ठीक है, चलो एक बात है समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे ज्ञात करते हैं, साप्रतिबंध प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं और साप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, दो इवेंट दिया रहेगा। ठीक है, दो इवेंट आपको दिया रहेगा ए और बी, जिसमें एक इवेंट क्या रहेगा, गिवन दैट। एक इवेंट जो है गिवन दैट रहेगा, एक इवेंट दिया रहेगा ना, या आपको ज्ञात रहेगा। एक इवेंट जो है, एक इवेंट आपको जो है ज्ञात रहेगा, फाइंड रहेगा। ठीक है, अर्थात आप ये बोल सकते हैं डर रहेगा। एक इवेंट आपका डर रहेगा, एक इवेंट आपका गिवन दैट होगा, डर रहेगा। और एक दूसरा इवेंट जो है, एक इवेंट आपको जो है फाइंड करना रहेगा। एक इवेंट क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा, या एक इवेंट आपका प्रोसेस में लगेगा। ठीक है, दो इवेंट क्रिएट किए जाएंगे ए और बी, जिसमें एक इवेंट क्या रहेगा, गिवन दैट, आपको ज्ञात रहेगा, फाइंड रहेगा। ठीक है, डर रहेगा। और अगला इवेंट क्या रहेगा, फाइंड करना रहेगा। ठीक है, प्रोसेस में लगा रहेगा। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, कहेगा एक इवेंट दिया है, तब बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, या इसको डन कर देगा, कहेगा बताओ बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, साप्रतिबंध प्रायिकता बोला जाता है। अगर दो घटना में से एक घटना आपकी हो चुकी हो, एक घटना क्या हो चुकी हो और एक घटना प्रोसेस में हो, एक घटना को आपको ज्ञात करना हो, तब जो प्रायिकता होती है उसे हम साप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डन हो चुका रहता है उसको नीचे, और जो आपको फाइंड करना रहता है उसको ऊपर, ऐसा करके प्रदर्शित करते हैं, ऐसा करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है बच्चों, डिनोशन है। ठीक है, अगर दो इवेंट हो, एक डन हो चुका हो और अगला क्या हो, प्रोसेस, और इस बात की आपको जो ये वाला है इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तब जो है जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानी जाएगी। जो डन हुआ रहेगा, जो गिवन दैट रहेगा, उसको आप नीचे करोगे, फाइंड करने वाला प्रोसेस वाले को ऊपर करोगे। ठीक है, ये हो सकता है। या बच्चों अभी ये डन है, ये गिवन दैट है, कभी कभार क्या होगा, ये वाला ये भी क्या हो सकता है, ये गिवन दैट हो जाए और ये आपको फाइंड करना रहे, तब क्या होगा, जब ए आपका गिवन दैट हो जाएगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा, और ये प्रोसेस में जब लग जाएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हो तो ये। ठीक है, तो जैसे कोई एक इवेंट होता था, अगर कोई एक इवेंट होता था ए, कोई एक इवेंट क्या होता था ए, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी होती थी, तो प्रोबेबिलिटी आप ए करके लिखते थे कि नहीं, बताओ। हाँ, अगर एक इवेंट होता था तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाती थी कि नहीं, लिखी जाती थी ना। वैसे ही अगर दो इवेंट हो, एक आपका गिवन दैट हो, डन हो, और अगला वाला प्रोसेस में हो, अगला वाला आपको ज्ञात करना हो, तब जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कही जाती है। तब प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। डन वाले को नीचे, प्रोसेस वाले को ऊपर, ऐसा करके रिटर्न किया जाता है, ऐसा करके लिखा जाता है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभार ये गिवन दैट रहेगा, ये वाला प्रोसेस में रहेगा, और कभी कभार ये गिवन दैट रहेगा, ये प्रोसेस में रहेगा। तो इसलिए हमेशा दो इवेंट पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमेशा दो इवेंट पर। समझ गए बात को। तो आप जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे या ऐसे करके क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, इसका आपको फार्मूला क्या पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन डन वाले की प्रोबेबिलिटी, अपॉन डन वाले की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये चीज जो है, जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। या आप इसको देखिए,
इसी तरह ये किसके इक्वल होगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान डन वाला, हम अपान डन वाला ना, अपान डन वाला, समझ गए कि नहीं बताओ। ये आपका फार्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या समझ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या अब जैसे ये वैसे ये, समझ गए। और एक बात हमेशा याद रखो, जो आप क्या जानते हो, आपको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए होता है कि नहीं बताओ। तो अगर कहीं बी इंटरसेक्शन ए लिखा है तो आप वापस से क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। तो यहां पर इस केस में आप क्या लिखना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे, समझ गए बात की नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका ये होता है, ठीक है। अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू क्या समझाएंगे, एग्जांपल के थ्रू हम आपको ये समझाएंगे कि ये चीज इसके इक्वल कैसे हुआ, ठीक है, ये चीज इसके इक्वल कैसे हुआ। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन कैसे इक्वल हुए, ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है समझ गए आप ना। सबसे पहले बात आप ये जानते थे कि अगर कोई इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे रिटर्न की जाती है कि नहीं, क्लियर है बात। अब अगर हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी हुई, टेल करनी हुई, तो हमेशा हम कितने इवेंट क्रिएट करेंगे, दो इवेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें एक को हम क्या समझेंगे कि गिवन दैट है, एक हम गिवन दैट करेंगे, एक डन करेंगे, अगला हमारा प्रोसेस में लगा रहेगा। दो इवेंट हमें दिए रहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट से, समझ रहे हैं ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो इवेंट क्रिएट किए जाएंगे ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो इवेंट क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें एक डन रहेगा, एक गिवन दैट रहेगा, अगला प्रोसेस में रहेगा, तब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी रहेगी, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। जैसे आप ऐसा समझिए, अभी तक सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, ये क्या थी, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी थी कि नहीं, सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या थी, एक पासा फेंका, एक पासा फेंका, तो बताओ सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, क्या साधारण प्रायिकता है ना ये। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे होगी ना, एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर यह ज्ञात है कि, यह ज्ञात है कि सम संख्या ना, मतलब जो है यह ज्ञात है कि सम संख्या है ना, मतलब सम संख्या आने की ये है, मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता ये है, तो बताओ विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है ना। आपको सम वाला कंडीशन दे देगा, कहेगा विषम वाला ज्ञात करो ना, समझ रहे बात को नहीं। या एक मतलब जो है सिक्का 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, या ज्ञात है कि प्रथम दो सिक्के पर हेड हेड ही प्राप्त हुआ है ना। तो आप इस बात की प्रायिकता बताओ कि तीनों सिक्के पर टेल टेल प्राप्त हुआ हो। अब ये क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता है, और सप्रतिबंध प्रायिकता की पहचान ये है कि एक ज्ञात रहेगा और अगला आपको ज्ञात करना रहेगा, एक गिवन दैट रहेगा, अगला जो है आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो आप क्वेश्चन से जान जाओगे कि यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला रूल लगाएंगे। सिंपल प्रोबेबिलिटी तो आप जान ही रहे, सिंपल है, एक पासा उछाले, बताओ सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। इसमें दो इवेंट क्रिएट करेगा ना, एक इवेंट आपको गिवन दैट में दे देगा और अगले की प्रायिकता आपसे पूछ लेगा, समझ गए। एक की क्या करेगा, आपको दे देगा और अगले की आपसे पूछ लेगा। यहां तक समझ में आ गया है बात। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम दो इवेंट क्रिएट करें, ए और बी, ठीक है, और ए क्या हो डन और अगला क्या हो प्रोसेस में, तब की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी और ऐसे डिनोट की जाएगी, समझ गए। अब कभी कभार क्या हो सकता है, ये डन हो सकता है, ये गिवन दैट हो सकता है, ये फाइंड करने वाले में आ सकता है, तो इसलिए ऐसे या ऐसे डिनोट करते हैं, और ये चीज इसके इक्वल होता है, ये चीज इसके इक्वल होता है, समझ गए यहां तक बात। अब आगे हम क्या समझेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखो, तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एक काले और एक लाल पासा उछाला गया है, एक काला और एक लाल पासा उछाला गया है,
एक काला और एक लाल, एक लाल, एक काला और एक लाल, काला, एक काला और एक लाल पासा, पासा उछाला गया है, उछाला गया है, एक काला और एक लाल पासा उछाला गया है, ठीक है। पासे पर प्राप्त संख्या का योग, पासों पर, पासों पर, पासों पर प्राप्त, प्राप्त संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग न होने की, न होने की, न होने की सप्रतिबंध, सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करो, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, ज्ञात करो, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात हो कि, यदि यह ज्ञात हो कि, यदि यह ज्ञात हो कि, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, 5 प्रकट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक काला और एक लाल पासा उछाला गया है, पासों पर प्राप्त संख्या का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है कि लाल का ना लाल तो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। देखो 2 इवेंट दिया है कि नहीं, एक पासा मतलब एक लाल और एक काला और एक लाल पासा उछाला गया, ठीक है। कह रहा है योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बताओ, और आपको ज्ञात क्या कर दिया, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है ना। 2 इवेंट क्रिएट कराया कि नहीं बताओ ना। तो अब यहाँ पे बात समझो, कितने पासे उछाले जा रहे हैं, 2। तो कितने, 2 बॉक्स ऐसे ले लो, ठीक है, 2 बॉक्स ले लो ना। पहले बॉक्स में पहली बार आप काला वाला जो है ये मान लो ब्लैक वाला है और ये रेड वाला है ना। तो ब्लैक में क्या होगा, 1 से 6 में से ही कोई अंक आया होगा, और रेड वाले में भी 1 से 6 तक में ही कोई अंक आया है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 36 बनी कि नहीं बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 36 होगा ना। यहाँ पे देखो पहली बार अगर आपने काला जो है पासा जो है थ्रो किया होगा तो 1 से 6 तक में कोई अंक आया होगा। ऐसे लाल वाले पे भी, ऐसे लाल वाले में भी क्या आया होगा, 1 से 6 तक में ही कोई अंक आया होगा। अब ऐसे कितने बनेंगे, देखो ये भाई मान लो पहले पे 1 आ गया होगा, दूसरे पे भी 1 आ गया होगा, फिर पहले पे 1 आया होगा, दूसरे पे 2 आया होगा। इस तरीके से ऐसे 6 स्थिति बनेगी नहीं, 1 के साथ 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, ऐसे 1 कामा 6, ऐसे 6 स्थिति बनेगी। ऐसे 2 के साथ 6 स्थिति बनेगी, ऐसे 3, तो टोटल 36 स्थिति हुई कि नहीं बताओ, हुई ना। तो हमें टोटल से नहीं मतलब है, टोटल का हमें नंबर चाहिए होता है बस। बोलो समझ में आया नहीं। तो अगर हम 2 पासा फेंक रहे हैं, एक काला और एक लाल, तो टोटल कितनी स्थिति बनेगी, 36 बनेगी, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या समझना है। अब आगे ये है, क्या बोला है कि पासों पर, ठीक है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है ना। 2 इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। क्या ज्ञात है बताओ, आपको संख्या का योग न होने की प्रायिकता बतानी है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना
ना, संख्याओं मतलब पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की घटना, ना, माना योग न होने की घटना, ऐसे लिख लो, माना योग 9, माना योग न होने की घटना ए, ठीक है। माना योग न होने की घटना क्या है, बोलो, ऐसे मानना पड़ेगा, माना योग न होने की घटना ए है, तब बताओ, तब ए बराबर क्या होगा बताओ, योग न होने की घटना, तो ए में कौन कौन से आपके आएंगे, कब कब न हो सकता है, माना योग न होने की घटना ये है, तो योग न कब कब हो सकता है बताओ, ये दो प्लेसेस हैं ना, ये दो बॉक्स हैं, यहाँ पे 5 आए यहाँ पे 4 आए तभी तो न हो सकता है, यहाँ 4 यहाँ 5 आए तो न हो सकता है, बताओ, ऐसे सोचना पड़ेगा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा बताओ, 5,4 पे ना हो जाएगा, 4,5 पे ना हो जाएगा, और बताओ 6,3 पे ना हो जाएगा, 3,6 पे हो जाएगा, और है, और किसी केस में ना होगा, नहीं होगा, यही 4 स्थिति बनेगी बस केवल। तो इसी 36 में से ही लेना है, तो 36 में से ऐसे 4 स्थिति में योग क्या हो जाएगा, न हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई, 1 से 6 तक के ही हम यूज करने हैं बस तुमको, तो 1 से 6 तक में ही ऐसे 4 प्लेसेस पे योग न हो जाएगा, समझ गए बात। अब आगे ये आपको इसकी प्रायिकता बतानी है, देखो योग न होने की सापचपन प्रायिकता बतानी है, ठीक है, ज्ञात क्या है बताओ, समझ गए, ये क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि नहीं, ये योग न होने की घटना ये है, तब यही तो ये ज्ञात करना है ना, इसको तो ज्ञात करना है यार, ये इसी को तो फाइंड करना है, इसको तो फाइंड करना है ना, तो ये बनेंगे नहीं। अब आगे आगे अगला देखो क्या ज्ञात है, गिवन दैट क्या बताओ, गिवन दैट में कौन सा इवेंट है, गिवन दैट काले पासे पर 5 कट गिवन दैट में है, माना क्या, माना काले पासे पर, माना काले पासे पर, माना काले पासे पर 5 प्रकट, 5 प्रकट होने की घटना बी है, समझे, माना काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना क्या है, बी है ना, तब बताओ, तब बी क्या होगा बताओ, बी क्या होगा, काले पर क्या हो, 5 हो ना, तो पहले काला ही वाला तो है, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 6 स्थिति ऐसे हो सकती है कि नहीं भाई, यहाँ पे 5 फिक्स हो गया और यहाँ पे 1 भी हो जाए, काले पर केवल 5 बोल रहा है ना, यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे 1 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3, तो ऐसे में काले पे देखो 5 ही है कि नहीं, तो कितनी स्थिति आएंगी बताओ, 5 कामा 1 5 कामा 2, ये देखो 5 कामा 3 5 कामा 4 और 5 कामा 5 5 कामा 6, ये 6 स्थिति आएंगी कि नहीं बताओ, जब काले पर 5 प्रकट हुआ रहेगा तो सैंपल स्पेस टोटल 36 है ना, तो ऐसे 5 6 सिचुएशन रहेंगी कि नहीं, ऐसे जब काले पे 5 देख लो ना, यहां तक आगे। अब क्वेश्चन को समझो, पहले आप देखो एक काला और एक लाल पासा उछाला गया, पहले जो चीज उछाला गया फेंका गया, पहले तो टोटल हम जानेंगे क्या है, क्या जानेंगे, टोटल, तो टोटल क्या है समझ में आया, टोटल कितना है जाने, टोटल 36, ठीक, और यहाँ पे हमें योग न होने की सापचपन प्रायिकता ज्ञात करना है, तो जिसका योग होना है, जो भी जिसकी सापचपन प्रायिकता ज्ञात करने रहेगी, ऐसे अब इवेंट यहाँ पे 2 इवेंट बोला गया है, योग न होने का प्रायिकता बताना है और ये ज्ञात है, तो अब ऐसे मानोगे ना, उसको 2 इवेंट ए और बी के रूप में क्या करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे ना, तो ये इसको मान लिया कि योग, माना योग न होने की घटना ये है, तब ये आ जाएगा, और गिवन दैट जो था, माना काले पासे पर 5 प्रकट होने की घटना बी है, तब ये हो जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, आपको ए की प्रायिकता बतानी है, ए वाला ही तो ज्ञात करना है, ए वाला ज्ञात करना है कब, जब बी जो है गिवन दैट है। ए वाला आपको ज्ञात करना है, ए वाला आपको फाइंड करना है कब, जब बी क्या है, गिवन दैट है कि नहीं। अब हमें सापचबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, किसकी, योग नौ मतलब ए हुआ ना, तो ए की हमें किसकी, ए की हमें सापचबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कब, जब भी गिवन दैट है, क्या है यार, ए की जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो जब बी गिवन दैट है। तो ये बात यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी, नहीं बी गिवन दैट है ए प्रोसेस में, तो ऐसे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और ये किसके इक्वल होता है आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है कि नहीं, होता है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना ना, आप देखो, आप पहले आप एक काम करो क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप जानते हो ना, ए इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, क्या, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में क्या कॉमन है देखो ना, कहाँ ए है आपका, ये यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए और बी में क्या कॉमन है देखो, देखो यहाँ पे देखो ना, टिक लगाओ ना, ये 5,4 5,4 ये कॉमन है कि नहीं बताओ, और कुछ कॉमन है नहीं ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया बताओ आपका, 5,4 आया कि नहीं बताओ, आया। ए इंटरसेक्शन बी पे देखो यहाँ पे क्या लगी है, प्रोबेबिलिटी लगी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, संभव स्थिति कितनी है 1 और कुल स्थिति कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/36 हुई, बोलो। अब ऐसे देखो, ये चीज आप आ गए कि नहीं बताओ, ऐसे बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, बी की बताओ, बी की, ये बी है ना, गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगा 6/36 ना, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6 और टोटल 6/36 हुआ कि नहीं। अब आप ये क्या प्रोबेबिलिटी आप क्या, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखेंगे, बताइए। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है 1/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 6/36, तो ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं बताओ। तो ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, ये जो एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी क्या वैल्यू है बताओ, 1/6 आई कि नहीं बताओ, आई कि नहीं, हो गई। तो ये 1/6 आ गई। अब मैं आपको एक काम और करता हूं, मैं ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता है इसी की इक्वल होता है ना, तो मैं आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के हमेशा कैसे इक्वल आता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है कि नहीं 1/6, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू 1/6 आ जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं बताओ, बात को समझो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना, ठीक है। एक पासा उछाला गया, तो ना एक पासा उछाला गया तो 4 से बड़ी मतलब 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बतानी थी। तो एक पासा उछाला गया तो 6 स्थिति हो गई, 6 स्थिति डन हो गई नहीं, और 4 से बड़ी कितनी हो सकती हैं 5 6 2 हो सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/6 हो गई नहीं, क्या हुआ। प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल रहे हो, फाइंड अपॉन डन वाले से निकाल रहे हो कि नहीं। एक पासा उछाले 6 बार आया तो 6 डन हो गया, फिर 4 से बड़ी तो 2 हुआ, फाइंड में 2 आया तो फाइंड अपॉन डन ना, फाइंड अपॉन डन किए कि नहीं, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो यहां पर भी देखो
जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो एक्सपेरिमेंट जो है क्या करते हो, क्रिएट कर लेते हो, और एक डन हो जाता है, अगला प्रोसेस हो जाता है, तो वही को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ये डिफिनेशन है। तो हम ये इसका मतलब क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का क्या मतलब जानते हैं, कि बी हमारा डन हो चुका है। क्या हो चुका है, डन। और जो डन हो चुका रहता है ना, वो टोटल का काम करता है। वो किसका काम करता है, टोटल का। तो टोटल कितना है, देखो 6 है। और जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस में है, देखो ये प्रोसेस में कौन है, ए वाला ना, बताओ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में अगर आप इसके हेल्प से डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा क्या करोगे, जो डन है, जो डन है उसको तुरंत उसके नीचे लिख दो जितना है। ये बी वाला डन है ना, तो डन के नीचे तुम 6 लिख दो, लिख दिए ना। उसके बाद जो प्रोसेस में है, जो देखो एक पासा उछाला गया, तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बतानी थी। तो एक पासे में जब उछाला गया 1 2 3 4 5 6 तक आया, और 4 से जो बड़ी संख्या है 5 6, जो 5 6 है डन वाले में है कि नहीं, डन वाले में होगा ना। तो ऊपर आपने क्या किया, डन वाले में और जो ज्ञात करना था उसमें जो कॉमन जो मैच किया वही लिया। ऐसे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये डन हो गया। अब ऊपर क्या लेना है तुमको, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ऊपर हमेशा कॉमन वाला लेना है, डन, और ऊपर वाले में जो कॉमन रहेगा। डन ऊपर वाले में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है यार, एक ही कॉमन है ना। देखो ए और बी में एक ही कॉमन है, क्या देख लो, ये यही तो कॉमन है ए और बी में, तो यहाँ पे ऊपर ले लोगे। तो ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकल गया कि नहीं। अब आप देखो, आपने इस तरीके से निकाला और इस एक्सप्रेशन से निकाला, तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रही है, 1/6। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्वल टू ये होगा कि नहीं, हमेशा। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो एक्सपेरिमेंट क्रिएट किए गए रहेंगे, एक डन हुआ रहेगा और एक प्रोसेस में रहेगा ना, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट वे में वैल्यू ऐसी निकाली जाती है, ऐसे आप निकालोगे और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस फार्मूले को मतलब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इक्वल कर दिया जाएगा। हमको कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, किसी की भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमेशा हम इस फार्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे ना। लेकिन ये दोनों कैसे इक्वल होंगे समझ में आया ना। हमको यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो हमको ये ऐसे डायरेक्टली वे में नहीं निकालना था, हम ऐसे फार्मूला वाइज निकाल के प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे ए अपॉन बी लिख देते। समझ गए बात को। लेकिन आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी राइट है, ये चीज आप हमेशा चेक कर सकते हो। हमेशा कैसे, इसको डन समझना और इसको प्रोसेस समझना, ठीक है। डन वाला नीचे करना और ऊपर और नीचे में जो कॉमन रहेगा ऊपर करना, तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ऐसे भी अगर आ गया और ऐसे भी आ गया, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बीच मींस आपका आंसर एकदम राइट है। समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सापेक्षिक प्रायिकता के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको हमेशा एक फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे होगा समझ में। अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको कुछ सिंपल प्रश्न हम जो है बताते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कल और समस्याएं मैं बताऊंगा और प्रॉब्लम्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सिंपल प्रॉब्लम जो है कराने चल रहा हूं ना। सिंपल प्रॉब्लम इसमें कैसे होंगी देखिएगा। सिंपल प्रॉब्लम ऐसे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आपको अभी मैं कराने चल रहा हूं जो एग्जाम में, ठीक है, अब मैं जो कराने चल रहा हूं एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 101% आपका एक नंबर में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेगा, देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/4 और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है
1/3 और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/6। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो अब क्योंकि हम इसका फार्मूला जानते ही हैं, तुरंत क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमेशा डन वाले की प्रोबेबिलिटी करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इस तरीके से 101% एक क्वेश्चन आ ही जाता है ये टाइप में। समझ पाए? क्वेश्चन नोट करो, घर पे करना। अब अगला प्रश्न देखो, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है, 1 क्या है 8। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। निकालो, इसका वैल्यू बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसका भी फार्मूला हम क्या जानते हैं, देखो ये नीचे वाला हमेशा डन वाला है ना, तो डन वाली प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख उठेगी, और ऊपर क्या होता है इन दोनों का कॉमन बी इंटरसेक्शन ए, यही तो फार्मूला बनता है हमारा। और बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है बोलो, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है देख लो 3/4। 4 × 9 4, 4 दूनी 8। ये पलटवार करेगा ना, क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना जी, तो ये आपका 1/6 आ जाएगा। बताओ 1/6 आ जाएगा। इस तरीके से आप कल नहीं लोगे। आप जो है कोई भी आंसर पेपर, कोई भी ईयर का आंसर पेपर आप पलट के देख लीजिए, आपको 1 या 2 क्वेश्चन ना मिल जाए इस पे तो बताइएगा, 101% मिल जाता है ना। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं। बहुत अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं सिंपल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है, 0.8 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है जी, ये ज्ञात करना है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ज्ञात करना है। ये 2 चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो गिवन हो उसी का फार्मूला लगाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, देखो 0.8, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या गिवन है 0.8। यूनियन का फार्मूला आप लोग क्लास 11 में पढ़ रखे हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बताओ 0.8 ना। जो गिवन हो उसी का फार्मूला लगाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये फार्मूला होता है, बताओ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की माइनस, अब ये देखो इसका पॉइंट हटा सकते हो, इसको आरएचएस साइड लेके चले जाओ और इसको इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, नहीं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बताओ इन दोनों का एलसीएम 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 × 9 5, 2 3 6, ये पॉइंट हटा लोगे तो क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा कि नहीं बताओ। और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ये आपका 11 हो गया, 11 में 8 घटा दो 3/10,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 3/10 आया कि नहीं। अब आपको क्या ज्ञात करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फार्मूला आप जानते हो, डन वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे आता है और ऊपर उनका कॉमन की प्रोबेबिलिटी होती है ये ना। तो क्या करोगे, 3/10 और अपान बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, बी का देखो ना 3/5, 3 से 3 निकाल लिया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2 आंसर आया कि नहीं बताओ। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं, बस इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर इंटरसेक्शन ही रहेगा। समझ गया नहीं बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे करने हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में और सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको आप इसी के बिहाफ पर लगाइएगा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, जो फार्मूला देखो, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, तो ये फार्मूला बनाना, अगर यहीं पे इंटरसेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इंटरसेक्शन, तब भी यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। समझ गए, ये फार्मूला याद रखना, इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, बाकी फार्मूला यही रहेगा। समझ गए। तो आप क्या करिएगा, और क्वेश्चन कल जो है आप प्रयास करके